हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्वनायक विस्तार सीरीज की 5वीं कॉमिक्स प्रकोष्ठ के कैदी का दूसरा और अंतिम भाग। हमें असितु और प्रकोष्ठ के इन कैदियों को स्वर्ण नगरी से दूर समुद्र में ले जाना होगा नागराज। इस युद्ध में हो रहे भीषण प्रहारों से स्वर्ण नगरी में भूकंप की सी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन प्रहारों का विपरीत प्रभाव स्वर्ण नगरी के चारों ओर लगे उपकरणों पर पड़ सकता है। यदि एक दो प्रहार और ऐसे हो जाएं, तो समुद्र के जल को स्वर्ण नगरी में पहुंचने से रोके रखने वाले सुरक्षा उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और स्वर्ण नगरी जलमग्न हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ धनंजय, मैं कुछ को तो यहाँ से दूर ले जा सकता हूँ, किंतु इन सभी को एक साथ यहाँ से दूर ले जाना असंभव है। ये इतना तुम्हारा आयाम दौड़ तो इस कार को आसानी से कर सकता है ना। ये इतना आसान नहीं है नागराज, और अभी मैं अपनी काफ़ी ऊर्जा इन असुरों से युद्ध में लगा चुका हूँ। मैं आयाम द्वार का गंतव्य ज़्यादा दूर रखने के लिए अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा। दुष्कर ही सही, किंतु संभव तो है। तुम बस जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा आयाम द्वार बनाकर उसका गंतव्य स्वर्ण नगरी से दूर समुद्र में रखो। इन सभी को वहां पहुंचाने की व्यवस्था मैं करता हूँ। क्रैक! मैं समझ गया नागराज क्या करने वाला है। मुझे उसकी योजना को सफल बनाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का एक एक कतरा इस द्वार को बनाने में लगाना होगा। ये क्या हो रहा है? ये चक्रवात अचानक ही कहां से आ गया? इससे निकलने हेतु तो कुछ करने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। साए साए साए। यह चक्रवात अचानक नहीं आया मूर्ख। यह चक्रवात नागराज द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह समझ से परे है कि इस चक्रवात में हमें फंसाकर वह समय व्यर्थ करने के अतिरिक्त आखिर करना क्या चाह रहा है। क्योंकि इस चक्रवात को अधिक समय तक बनाए रखते हुए यहां से दूर जाना नागराज के लिए भी संभव नहीं होगा। नागराज, द्वार तैयार है तो मैं भी तैयार हूं इन सभी को आयाम द्वार में भेजने के लिए। अच्छी चाल चली उस जंतु मानव और सण मानव धनंजय ने। उस जंतु मानव का नाम नागराज है। नागराज हो या जंतुराज, उसने हमें स्वर्ण नगरी से भले ही दूर भेज दिया हो, किंतु जितना समय हमें यहाँ आने में लगा होगा उससे भी कम समय में हम दोबारा स्वर्ण नगरी तक पहुंच सकते हैं। बेशक पहुंच सकते होगे, लेकिन पहुंचोगे तब जब वहां पहुंचने लायक रहोगे। फड़ाक! स्वर्ण नगरी, मायावन। तो तैयार हो जाइए अपनी एक और दो स्मृति को पुनः जीने के लिए। देखिएगा कहीं यह स्मृति आपकी सबसे अप्रिय स्मृतियों से भी सबसे अप्रिय सिद्ध न हो जाए। व्यर्थ के कथन बोलकर मुझे भयभीत करने की आवश्यकता नहीं है शरीरी। पूर्व चरण की भांति इस चरण को भी सफलतापूर्वक नष्ट कर इस तिलिस्म को पुनः पुनर्नियोजित होने से पहले ध्वस्त कर दूंगा मैं। ओ नहीं, उन प्रतिरूपों ने ऋग्देव को परास्त कर मूर्छित कर दिया है। शक शक। अब वे प्रतिरूप अपने अन्य साथियों की सहायता करते हुए यजुर को परास्त करने में जुट जाएंगे। कुछ करना होगा मुझे, किंतु क्या? ओ हाँ, ये विचार मुझे पहले ही क्यों नहीं आ गया? क्यों ना मैं इन प्रतिरूपों में से ही किसी एक पर कब्जा कर लूं और इनके माध्यम से इस तिलिस्म की शक्ति केंद्र तक पहुंचकर उसे नष्ट कर दूं। ओ नहीं, ये क्या मूर्खता कर बैठा मैं। मेरे मानस अंश उस प्रतिरूप के भीतर कैद हो गया है। मैं चाहकर भी उस अंश से संपर्क नहीं कर पा रहा। युद्ध लड़ने का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण नियम है कि विकटतम परिस्थिति में भी अपना ध्यान अपने प्रतिद्वंदी से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी भी चूक आपकी पराजय का कारक हो सकती है। ओह, परिस्थिति विकट होती जा रही है। मेरा एक मानस अंश नष्ट हो गया है, जबकि दोनों देव मूर्छित हो गए हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि इन सभी प्रतिरूपों का लक्ष्य केवल मैं हूं। और यदि ये सभी मिलकर सामदेव को परास्त करने में सफल हो गए तो मैं सदा सदा के लिए इस तिलिस्म का बंदी बनकर रह जाऊंगा। मुझे नीति बदलनी होगी। सही समय पर खुद को तिलिस्म से बाहर प्रेषित कर लिया मैंने, अन्यथा उस तिलिस्म का हिस्सा बनकर रह जाता। गलत चंडकाल, समय तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम स्वर्ण नगरी से कुछ दूर समुद्र में अपने चारों ओर घूमते हुए नागों को साधारण समझने की भूल ना करना सितु। ये देवीय नाग हैं, इनमें देव कालजयी का अंश है। यदि तूने इस घेरे से बाहर आने की कोशिश की तो सर्वप्रथम तेरा शरीर अनगिनत भागों में विभक्त हो जाएगा और दूसरा तेरे अंदर समाई आसुरी ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। अद्भुत है धनंजय का दिया हुआ ये यंत्र, जिसके कारण न केवल मैं पानी में आसानी से सांस ले पा रहा हूँ, बल्कि पानी में बोल भी पा रहा हूँ। तेरी ये गीदड़ भक्तियों से भयभीत होने वाला नहीं हूं मैं। असितु की शक्तियों से अनभिज्ञ है तू। देख तेरे भ्रम को कैसे छिन्न भिन्न करता हूं। अब यदि तुम छिन्न भिन्न नहीं होना चाहते हो तो इस कैद से निकलने की कोशिश मत करो। अब जब तक मैं ना चाहूं तो मैं इस कटीली कैद से कोई नहीं निकाल था। नागराज अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही, ओह, तो आखिर तुमने भी इस लड़ाई में कूद कर इन असुरों का साथ देने का निर्णय ले ही लिया महामानव, लेकिन अभी भी अपनी मानसिक शक्तियों से लात घुसे ही बनाते हो। विकसित होने के बावजूद तुम्हारा दिमाग अभी भी पिछड़ा हुआ है।
महामानव किसी का साथ देने के लिए बाध्य नहीं है नागमानव। महामानव अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और मुझे यह आभास हो रहा है कि यह लड़ाई तुम लोगों को जीतने देना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे लौटना पड़ा। रही बात महामानव के मानस आयुध भंडार में कितने खतरनाक हथियार हैं, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता नागमानव। यदि तुम्हारे पास मानसिक शक्ति द्वारा विभिन्न विध्वंसक हथियार बनाने की शक्ति है तो मेरे पास भी देव कालजयी से वरदान स्वरूप प्राप्त देवी अंश युक्त नागफनी सर्प है था, जो तेरी मानसिक शक्ति का उचित प्रत्युत्तर देने की क्षमता रखते हैं। फड़ा! ये नागराज और इसके सर्प मिलकर मुझ पर चौतरफा वार कर रहे हैं। ऐसे में मुझे अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है और ध्यान भंग होने का अर्थ है निश्चित पराजय। मुझे यदि ये युद्ध जीतना है तो दूसरा मार्ग अपनाना पड़ेगा। बस नागराज, हमारा युद्ध यहीं समाप्त होता है। यदि तू इस स्वर्ण मानव का मृत शरीर नहीं देखना चाहता तो मुझ पर प्रहार करना छोड़कर असितु को अपने सर्पों की कैद से आजाद करवा। तेरे पास ऐसा करने के लिए मात्र कुछ क्षणों का समय है। यदि तूने समय रहते मेरे कहे अनुसार नहीं किया तो इस स्वर्ण मानव के शरीर की हड्डियां चूर चूर होकर इसके शरीर में मिल जाएंगी। स्वयं को महामानव की उपाधि देने वाले शख्स को इस तरह कायरों की भांति करते शोभा नहीं देते महामानव। यदि वास्तव में महामानव हो तो छोड़ दो धनंजय को और आमने सामने का युद्ध करो। युद्ध में वाद विवाद में समय व्यर्थ ना कर नागराज, अन्यथा इस स्वर्ण मानव की मृत्यु तेरे सिर होगी। तुमने सही कहा था महामानव, युद्ध में बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या पता उस समय का उपयोग शत्रु तुम्हें पराजय का मुख दिखाने की व्यवस्था करने में कर ली। तुम्हारे द्वारा धमकी देते समय यह ईल सर्प मैंने सूक्ष्म रूप में छोड़ दिया था, जो कब तुम्हारे करीब आकर तुम्हें झटका दे गया इसका तुम्हें पता भी नहीं चला। धनंजय मूर्छित है। आशा है महामानव ने अपने कहे अनुसार धनंजय के शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं डाला होगा। साथ ही स्वर्ण मानवों, धनंजय को उपचार की आवश्यकता है। इन्हें तुरंत स्वर्ण नगरी के ले जाना होगा। अब इसे केवल एक ही जगह ले जाने की आवश्यकता है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? नहीं, शक! ये क्या किया मैंने? अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा मुझे। क्या ये वाकई मैंने किया? देव जाति के नायक धनंजय को भ्रमलीन कर दिया मैंने। प्लान कामयाब रहा, धनंजय मारा गया, लेकिन धनंजय की मृत्यु ने नागराज को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। पता नहीं अब, नहीं, वह जो कर गुजरे, नहीं, यह कम है। नहीं, नहीं। तुम्हें अपने इस दुष्कृत्य का दंड भोगना होगा धर्मियों, और इस दंड की पराकाष्ठा क्या होगी इसका लेश मात्र भी अनुमान नहीं लगा पाओगे तुम लोग। फिलहाल तो अपने परिणाम की पराकाष्ठा के बारे में सोच नागराज। चंडकाल? चंडकाल नहीं, रक्ष सम्राट, तंत्र शक्तिधारी महान चंडकाल बोल तुच्छ नाग। अब तुझे अंडमान के उस द्वीप के नीचे समाधिस्थ रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा शत्रु और स्वर्ण नगरी की अभेद दीवार धनंजय आज मेरी चालों का शिकार होकर ध्वस्त हो चुका है। अब मुझे और मेरी मृत असुर सेना को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। नागों को तुच्छ समझने वाले तुम राक्षस शायद ये भूल गए हो कि भला वह नाग शक्ति ही थी जिसने तुम राक्षसों को पाताल में ही छिपे रहने को विवश किया था, और आज भी नाग शक्ति के सामने तुम्हारी बिसात कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। अपनी नाग शक्ति पर इतना अहंकार? तू अभी चंडकाल की तंत्र शक्तियों की पराकाष्ठा से परिचित नहीं है नागराज। नाग शक्ति के तेरे अहंकार को अब चंडकाल नागतंत्र से ही खंड खंड करेगा। नागतंत्र सक्रिय हो। अब दिखाओ अपनी नाग शक्ति नागराज। अगर तूने मेरे नागतंत्र को काट दिया तो चंडकाल खुद अपना सिर काट कर तेरे कदमों में डाल देगा। फिर तो तुम अपना सिर काटने की तैयारी कर लो। फटाक! उफ, ऐसी भयावहता! तूने निर्दोष जीवों की यह दुर्दशा कर नागराज के कोप को जगा दिया है चंडकाल। अब इसका परिणाम भुगतने को तैयार हो जाओ। ये चंडकाल का नागतंत्र है नागराज, अभेद्य, अकाट्य और अजय। तेरी तुच्छ शक्तियां इसे हिला तक नहीं सकती। मैं किसकी तलाश में आया तो और कहां उलझ कर रह गया। कर ले, अपने सभी विस्फोटकों का प्रयोग कर ले, पर ये मेरे लिए दिवाली के पटाखों से ज्यादा महत्व नहीं रखते। उफ, दिव्य नागफनी सर्प इस नाग आवरण को काटने में असफल रहे। अब तक मैं गलती कर रहा था, ऊर्जा को नाग शक्ति से काटने का प्रयास कर रहा था, जबकि ऊर्जा को ऊर्जा से ही काटा जा सकता है। अब चंडकाल के नागतंत्र की ऊर्जा को काटेगी मानस नागराज की मानस ऊर्जा। धड़ाक! असंभव! मेरा नागतंत्र नष्ट हो गया? यह कैसे हो सकता है? कोई नाग शक्ति इसको नहीं काट सकती जब तक तुम्हारा मानस कमजोर ना हो जाए।
और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम्हारा 3/4 मानस रूप नष्ट हो जाए, है ना चंडकाल? सुपर कमांडो ध्रुव, ओह, तो वह तू था जिसने तिलिस्म के अंदर भेजे गए मेरे सभी मानस रूपों को नष्ट कर दिया, जिसके तीव्र झटके के कारण मेरा नागतंत्र इतनी आसानी से नष्ट हो गया। राक्षसों पर समझदार हो गए हो चंडकाल। लगता है मेरी संगत का थोड़ा असर तुम पर भी आ गया है। और अगर समझदारी का असर वाकई आ गया है तो नागफनी सर्पों के बंधन से छूटने की कोशिश मत करना, क्योंकि नागफनी सर्पों पर किसी भी तरह का तंत्र बेअसर साबित होगा। तुम अब वादे के अनुसार अपना सिर काटकर उतारो, तब तक मैं ध्रुव से पूरी बात। क्या हुआ नागराज? मुझे विसर्पी के क्षीण मानसिक संकेत प्राप्त हो रहे थे, पर अचानक संकेत मिलने बंद हो गए। ओ नहीं, आधे क्षण मेरा ध्यान भंग हो गया, जिसका फायदा उठाकर चंडकाल फरार हो गया। कोई बात नहीं, उसको तो हम फिर पकड़ लेंगे। अच्छी बात यह है कि जिस उद्देश्य से वो तिलिस्म में दाखिल हुआ था वो पूरा नहीं हुआ। परंतु वह वस्तु थी क्या जिसके पीछे चंडकाल पड़ा था? क्षमा करना नागराज, वह वस्तु देवों का अत्यंत गुप्त रहस्य है, जिसके बारे में हम तुम जैसे परम मित्र को भी नहीं बता सकते। मैं समझ सकता हूँ देवो, वह रहस्य राक्षसों की पहुंच से दूर है, यही संतोष की बात है। काश मैं धनंजय को भी बचा पाता तो प्रसन्नता दुगनी हो जाती। तो फिर अपनी प्रसन्नता को दुगना कर लो नागराज, क्योंकि मैं जीवित हूं। धनंजय, तुम बच कैसे गए? धनंजय कभी मरा ही नहीं था नागराज। यह तो एक भ्रमजाल था जिसने तुम्हें धनंजय की मृत्यु का दृश्य दिखाया। मैं समझा नहीं, समझाता हूं। काली पहाड़ी पर जब चंडकाल द्वारा भेजी गई आसुरी ऊर्जा से मैं और फेसलेस पार पाने में असफल हो रहे थे और आसुरी ऊर्जा ने हमारा जीवन लगभग समाप्ति कर दिया था, तभी फेसलेस के धक्के से गिरने के कारण मेरी यूटिलिटी बेल्ट का पाउच खुल गया और उसमें से वह सूर्यमणि बाहर गिर गई, जो शायद नास्ट्रेदामस ने उसी परिस्थिति से बचने के लिए मुझे दी थी। उसे इसका आवाज पहले ही हो गया था। सूर्यमणि के प्रभाव में आते ही आसुरी ऊर्जा जैसे तड़पने लगी। बाकी काम किया फेसलेस ने, अपने तंत्रों द्वारा सूर्यमणि के प्रभाव को बढ़ाकर उस आसुरी ऊर्जा को समाप्त कर दिया। उसके बाद मैं बिना समय गवाए स्वर्ण नगरी की ओर रवाना हुआ। ऋग्देव के मानस रूप ने जब मुझे वास्तु स्थिति से अवगत कराया, तभी मुझे आशंका सता रही थी कि महामानव गलालागीचा जैसे मानसिक शक्ति वाले प्राणियों को काबू करने के लिए कोई ऐसा चाहिए जिसकी शक्तियां न केवल मानसिक हों बल्कि महामानव की टक्कर की हो। तब तक मुझे तुम्हारे यहाँ आगमन का आभास नहीं था। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम अपनी मानसिक शक्तियों से महामानव का मुकाबला कर सकते हो नागराज, किंतु महामानव से अकेले जीत पाना असंभव है। फिर तुम्हारा यहाँ उपस्थिति का आभास मुझे नहीं था, इसलिए मैंने संपर्क किया बुद्धि पलट से। बुद्धि पलट के बारे में जानने के लिए पढ़े परमाणु का पूर्व प्रकाशित कॉमिक बुद्धि पलट। किंतु ये तो लंबी कहानी है नागराज, किसी दिन फुर्सत से सुनना। मेरे यहाँ पहुंचते ही मैंने पाया कि उस समय महामानव धनंजय को जीवित छोड़कर वहां से वापस लौट रहा था, लेकिन महामानव जैसे प्राणी को आजाद छोड़ने का खतरा हम नहीं ले सकते थे। महामानव के उस स्थान से दूर एकांत में पहुंचते ही मैंने महामानव से असुरों को रोकने में मदद करने की गुजारिश की, किंतु महामानव इस सृष्टि को खत्म करके एक नई सृष्टि बसाने का विचार बना चुका था और उसके इस विचार का सबसे बड़ा शत्रु उसके सामने था, यानी कि मैं। मेरे कुछ कह या कर पाने से पहले ही महामानव ने हम पर हमला कर दिया, किंतु महामानव से आनंद फानन में एक भूल हो गई। वह उस सपने यंत्र को अपने से अलग करना भूल गया जो उसे स्वर्ण नगरी में बंदी बनाए रखने में सहायक था। बुद्धि पलट ने एक छोटे केकड़े की बुद्धि पलटकर महामानव के स्वप्न तंत्र से टकराकर उसे सक्रिय कर दिया। स्वप्न यंत्र एक्टिव होते ही महामानव निष्क्रिय हो गए और बुद्धि पलट ने उसकी बुद्धि पर कब्जा कर लिया। हालांकि बुद्धि पलट की शक्तियां इतनी विकसित नहीं है कि महामानव जैसे प्राणी के दिमाग पर काबू कर सके, किंतु महामानव के पहले से ही सुप्त अवस्था में जा चुके दिमाग को कब्जे में लेना बुद्धि पलट के लिए अधिक मुश्किल नहीं था। महामानव को वापस भेजने के पश्चात में धनंजय को लेकर चंडकाल की मानस कैद में फंसे तीनों देवों को रोकने के लिए तिलिस्म की ओर चल पड़ा। हालांकि वहां जाकर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। देव तिलिस्म ने 2 देवों को पहले ही स्वतंत्र करवा दिया था। स्वयं को असफल होते देख भागने की फिराक में बचे आखिरी देव को धनंजय ने अपने यंत्र की सहायता से स्वतंत्र कर दिया, किंतु खतरा अभी टला नहीं था। चंडकाल को सामने लाना जरूरी था और चंडकाल तभी सामने आता जब उसके रास्ते के सारे घाटे खत्म हो चुके होते। फेसलेस के दिए हुए ताबीज की वजह से चंडकाल मेरे जीवित होने और मेरी स्थिति का आभास नहीं था। चंडकाल के लिए मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, शेष था धनंजय। बुद्धि पलट के भ्रमजाल के कारण एक असुर सभी को धनंजय नजर आ रहा था। बुद्धि पलट ने तुमसे लड़ रहे महामानव को उस असुर को धनंजय दिखाकर मारने के लिए आदेश दिया। तुम सबके साथ ही चंडकाल को भी धनंजय की मौत का दृश्य दिखा और चंडकाल सामने आ गया। तुम्हारे और चंडकाल के बीच युद्ध के दौरान धनंजय और बुद्धि पलट ने मिलकर महामानव की सहायता से बाकी सभी प्रकोष्ठ के कैदियों के स्वप्न यंत्र एक्टिव करके उन्हें दोबारा बंदी बना लिया। सिर्फ विभुत्सु चालाक निकला, उसे गड़बड़ का आभास हो गया और वह भाग निकला। किंतु मुझे अफसोस है कि विभुत्सु और चंडकाल भागने में सफल हो गए। इस तरह उनका खुला घूमना सही नहीं है। यह चिंता का विषय तो है नागराज, किंतु फिलहाल उन्हें पकड़ना संभव नहीं। अब तो केवल समय ही बताएगा कि कब किस नए षड्यंत्र के तहत ये दोनों हमारे सामने आते हैं।
और जब भी ये लोग सामने आएंगे हम उन्हें उसी प्रकार परास्त करेंगे जैसे आज किया। स्वर्णनगरी की धरोहर और स्वर्णनगरी के वासियों के निश्चित विध्वंस को टालने के लिए मैं और संपूर्ण स्वर्णनगरी तुम दोनों के आभारी हैं। स्वर्णनगरी और स्वर्णनगरी वासी भी उतने ही हमारे हैं धनंजय जितने की तुम्हारे, और एक परिवार को अपने परिवारजनों का आभारी नहीं होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि मुश्किल समय पर मैं अपने परिवार के काम आ सका, किंतु अब समय है विदा लेने का। अवश्य मित्र, विसर्पी मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रही थी, किंतु अचानक ही संपर्क कट गया, जैसे किसी ने रुकावट डाली हो। कहीं विसर्पी किसी विपदा में ना हो। समाप्त। आगे रेत का शहंशाह। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आने वाली कॉमिक्स रेत का शहंशाह में। तब तक के लिए धन्यवाद।